हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कविता के ससुराल में 4 लोग थे, सास, ससुर, पति, अमन और कविता। कविता की एक ननद भी थी, नगीता, लेकिन उनकी शादी कविता की शादी के 2 साल पहले ही हो चुकी थी। जिस तरह कविता का नाम था उसी तरह वो कोमल जैसी थी। कविता बेहद खूबसूरत दिखती थी। कविता अपने परिवार में बहुत खुश थी। उसके पति अमन भी उसे बहुत प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कविता के पति अमन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। कविता के आने के बाद उनका प्रमोशन भी हुआ था, इसलिए कविता को कविता के ससुराल वाले घर की लक्ष्मी मानते थे। वैसे तो बहू घर की लक्ष्मी होती ही है, पर बहू के आने के बाद ससुराल में कुछ अच्छा हो जाए तो उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कविता के साथ हुआ। कविता के सास ससुर कविता को पलकों पर बिठाकर रखते थे और उसकी सारी बात मानते थे। कविता भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, पर शायद कविता की खुशियों को किसी की नजर लग गई। यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक ना सकी। एक दिन अमन हर रोज की तरह हंसी खुशी ऑफिस गए, पर अचानक रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने अमन के घर वालों को अमन के एक्सीडेंट की खबर सुनाई। घर वाले अमन के एक्सीडेंट की खबर सुनकर जल्दी से अमन को हॉस्पिटल ले गए। अमन का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अमन की जान तो बच गई थी, पर अमन अपाहिज हो गया। एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अमन के दोनों पैरों को काटना पड़ा। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अमन को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। अमन को किसी तरह हॉस्पिटल से घर ले आया गया। अमन की यह हालत देखकर अमन के माँ बाप और कविता पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अमन के माँ बाप अपने जवान बेटे को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगे थे, जिस कारण उनकी भी तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। बेचारी कविता किसी तरह अमन को संभाल ही रही थी, ऊपर से सास ससुर की भी तबीयत खराब होने लगी। कविता को ससुराल आए अभी कुछ ही दिन हो गए थे। अभी वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों को अभी वह महसूस ही कर रही थी कि उसके ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। कविता को पति अमन और सास ससुर तीनों को संभालना बहुत ही उसको मुश्किल लग रहा था। घर में इतने पैसे तो थे नहीं कि नौकर रख ले। अमन ही एक कमाने वाला था, वह भी अब अपाहिज बनकर बैठा हुआ था। कविता अभी यह सब सोचकर बहुत ही चिंतन में थी। तभी उसके पास उसकी ननद नगीता का फोन आया। कविता एकदम घबराई हुई थी। वह रो रो कर नगीता को अपनी परेशानी बताई। नगीता को अपनी भाभी कविता का दुख देखा नहीं गया। उसने कविता से कहा, ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर आ जाती हूँ। यह बात सुनते ही कविता ने नगीता से कहा, दीदी आप आ जाओगे तो बहुत ही एहसान होगा, यह एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नगीता ने कहा, भाभी आप यह कैसी बात कर रही हो, वह भी तो मेरा ही परिवार है ना, मैं 2-3 दिनों में आ जाऊंगी। नगीता जब अपने मायके आई तो उसके पति प्रमोद भी नगीता के साथ नगीता के घर आए। नगीता के मायके वालों की यह हालत देखकर प्रमोद नगीता से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाता हूँ, तुम लोग अकेले परेशान हो जाओगे, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास गाड़ी है, मैं संभाल लूंगा। नगीता ने भी सोचा, चलो प्रदीप ठीक ही बोल रहे हैं, पर वह प्रमोद की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। प्रमोद की नजर नगीता की भाभी कविता पर थी। प्रमोद की नजरें जरूरी काम पर कम थी और नगीता की भाभी कविता पर ज्यादा थी। पर कविता ने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया कि नगीता के प्रति प्रमोद यानी उसके नंदोई उसे गंदी नजर से देखते हैं
वह तो प्रमोद को बहुत ही अच्छी तरीके से हाव भगत कर रही थी, पर प्रमोद की नजर हमेशा कविता को तिरछी नजरों से देखती। एक दिन कविता अपने काम में व्यस्त थी, तभी प्रमोद उसे अपनी गंदी नजरों से घूर रहा था। प्रमोद ने सोचा मुझे कोई देख नहीं रहा है, पर प्रमोद के गंदे चेहरे पर अमन की नजर पड़ गई। अमन तुरंत भाप गया कि प्रमोद सही इंसान नहीं है, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पहले तो उसने सोचा कि प्रमोद से कह दूं कि यहाँ से वो चला जाए, पर उनके मन में कई सवाल आ रहे थे कि अगर प्रमोद से कुछ बहस हो गई तो नगीता की भी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिस वजह से अमन शांत हो गया। पर वह ऊपर से तो शांत था, पर उसके मन में अशांति की कई हलचल उमड़ रही थी। वह सोच रहा था कि प्रमोद को कैसे सबक सिखाया जाए। एक दिन अचानक अमन की तबीयत खराब हो गई। अमन को हॉस्पिटल ले जाया गया। अमन के साथ कविता, नगीता और नगीता के पति प्रमोद भी थे। प्रमोद गाड़ी चला रहा था और कविता पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, अपने पति अमन को संभाल रही थी, और नगीता अपने पति प्रमोद के साथ आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। पर प्रमोद का ध्यान गाड़ी में लगे कांच की ही तरफ था। वह बार बार कांच की तरफ देखता। उसी कांच में से कविता का खूबसूरत चेहरा उसे दिख रहा था। अब तो प्रमोद को अपनी तिरछी नजर करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। एक तरफ प्रमोद गाड़ी चलाता और एक तरफ वह कविता को निहारता। प्रमोद कविता के एक एक अंग को निहारकर अपने मन को तसल्ली दे रहा था, और उसके मन का शैतान जाग चुका था, और वह भी मन ही मन सोच रहा था कि कब वह कविता को हासिल कर ले। बेचारी कविता इन सब बातों से तो बिल्कुल तरह अनजान थी। अपने पति अमन को संभालने में वो लगी हुई थी। फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल आ गया। प्रमोद ने गाड़ी रोकी और अमन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टर ने अमन की हालत नाजुक बताई, इसलिए अमन को आईसीयू में ले जाया गया। अमन को आईसीयू में एडमिट करने के कुछ देर बाद ही शाम हो चुकी थी। प्रमोद ने नगीता से कहा, नगीता चलो, मैं तुमको घर पर छोड़ आता हूँ। मम्मी पापा घर पर अकेले होंगे और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तुम उनके साथ घर पर रहोगी तो वह भी ज्यादा घबराएंगे नहीं। नगीता ने कहा, हाँ प्रमोद, तुम ठीक बोल रहे हो, पर भाभी हॉस्पिटल में अकेले ही रहेगी? प्रमोद ने कहा, तुम भी नगीता क्या बोलती हो? मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि कविता भाभी को अकेला छोड़ दूँ। कविता भाभी के साथ मैं रह लूंगा। प्रमोद की यह बातें सुनकर नगीता के आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रमोद का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, प्रमोद, तुम मेरे मायके वालों के लिए कितना कुछ सोचते हो, कितना सोच सकते हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रमोद ने कहा, नगीता, आखिर तुम्हारा परिवार तो मेरा भी तो परिवार है ना? क्या मेरा परिवार नहीं है? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? प्रमोद की इस मीठी मीठी बातों के पीछे कौन सा शैतान छुपा हुआ था? या तो ना तो नगीता को पता था और ना ही कोमल को पता था। नगीता और कविता दोनों प्रमोद की यह बातें सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर के बाद प्रमोद नगीता को घर छोड़ वापस हॉस्पिटल में आ चुका था। प्रमोद हॉस्पिटल तो आ गया था, पर उसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ कविता पर ही थी। प्रमोद बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि कविता मेरी बाहों में आ जाए। शाम तो हो ही चुकी थी। हॉस्पिटल में प्रमोद और कविता ने एक साथ खाना खाया। कविता को पूरी तरह नींद नहीं आ रही थी। उसे तो सिर्फ अपने पति अमन की चिंता लगी हुई थी। कविता के साथ प्रमोद भी उसके साथ जाग रहा था। कुछ देर बाद प्रमोद कविता के नजदीक आकर बैठ गया। कविता को अपने पास प्रमोद का बैठना कुछ भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि प्रमोद कविता को बैठते बैठते ढकेलते जा रहा था। प्रमोद का ऐसा बर्ताव देखकर कविता थोड़ा सहम गई। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए गुस्से में प्रमोद से कहा, प्रमोद जी, क्या बात है, दूर से बात करिए। प्रमोद ने कहा, भाभी आप भी क्या बात करती हो? इतना खूबसूरत बनाया है आपको और आप कह रही हो कि दूर से बात करो। भैया तो अपाहिज हो ही गए हैं, आज मुझे ही तृप्त कर दो। प्रमोद की ऐसी घुनौनी बातें सुनकर कविता तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने प्रमोद से कहा, बस करो प्रमोद, तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। मैं अपने पति का ख्याल खुद ही रख लूंगी। कविता के इतना कुछ कहने के बाद प्रमोद ने फिर एक बार कहा, भाभी आप भी क्या बात करती हो, इतना अच्छा मौका मिला है हमें यहाँ पे, और वह मौका अपने हाथ से क्यों गंवा रही हो। प्रमोद की ऐसी बातें सुनकर कविता के पूरे शरीर में मानो एक बिजली सी दौड़ गई। उसने गुस्से में प्रमोद से कहा, तुम नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी और पूरे हॉस्पिटल के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। कविता ने जब कहा कि मैं चिल्ला दूंगी तो प्रमोद वहां से जाने लगा। प्रमोद जब वहां से जाने लगा तो कविता ने प्रमोद को रोकते हुए कहा, रुक जाओ प्रमोद, तुम जा रहे हो, पर तुम्हारे मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे कि यह सारी बातें भाभी नगीता से कह देगी तो मेरा क्या होगा। तो सुन लो, मैं यह सारी बातें नगीता से क्या किसी से भी कहने में हिचकाने वाली नहीं हूँ, पर मुझे अपने नगीता की भी फिक्र है, क्योंकि नगीता को जब यह पता चलेगा कि उसका पति प्रमोद इतना गंदा इंसान है तो उसे तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए यह गंदी सोच छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यही कहकर कविता अपने पति अमन के पास आईसीयू वार्ड में चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलो दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।